हर तरफ मैं कहूँगा कि भ्रम की बाजार में एकेडमिक्स में आदिवासियों पर काफी बातें हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से कुछ ज्यादा ही बातें हो रही है, ढेर सारी गोष्ठियां हो रही है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आउटपुट क्या आ रहा है, उसका निष्कर्ष क्या है, उन तमाम रिसर्चों का, उन तमाम गोष्ठियों का, उस पूरी बातचीत का। और अगर उसके निष्कर्ष पे आप ध्यान दें तो काफी निराशा होती है कि अधिकांश गोष्ठियों से, अधिकांश रिसर्च से बहुत कुछ ज्यादा निकल करके नहीं आता। और ये गोष्ठियां सिर्फ हिंदी में नहीं हो रही, ये रिसर्च सिर्फ हिंदी में नहीं हो रही, तमाम समाज विज्ञानों में, अर्थशास्त्र में तो पिछले साल भी गोष्ठी हुई, इस साल भी गोष्ठी हुई, जयनगर व्यास विश्वविद्यालय में, दूसरे विश्वविद्यालयों में भी गोष्ठियां हो रही है। आदिवासी समाज, साहित्य, आदिवासी राजनीति, आदिवासी दर्शन, ये सारे मुद्दे एक दूसरे से बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं। और जो गोष्ठी का विषय रखा गया है, आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के सवाल से जुड़ा हुआ जो आदिवासी लेखन है, तो इसको और थोड़ा इसका दायरा हम विस्तृत करें, इसको आदिवासी समाज के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करें, तो इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, ये हमारी उस समझदारी और हमारे आप कह सकते हैं इतिहास बोध, उन सब चीज पर एक सवाल खड़ा करता है कि हमारी जिस तरह की समझदारी होगी, जैसा हमारा इतिहास बोध होगा, हम आदिवासी को उसी नजर से देखेंगे, चाहे हम समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, चाहे हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। ये हमारी समझदारी किन प्रक्रियाओं में विकसित हुई, हमारा इतिहास बोध किन प्रक्रियाओं में विकसित हुआ, उसमें किन लोगों की भागीदारी है, कौन सी भ्रांतियां फैलाई गई जानबूझ करके, उन सब का निराकरण भी करना जरूरी है, उन पर बात करना जरूरी है। आप देखें तो पूरे डिस्कोर्स में जो सारी बातचीत, सारा विमर्श चल रहा है, आदिवासियों के बारे में मुख्य तौर पे दो तरह की बातें सामने आती हैं। और मैं कहूँगा दोनों आदिवासियों के बारे में रूमानी नजरिए, रोमांटिक नजरिए। या तो आदिवासी बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर किसी तरह की गैर बराबरी नहीं है, वहां पर पूरी तरह से जिसको आप कह सकते हैं, हालांकि ये शब्द उधार नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा का एक शब्द है रामराज, जहाँ पे किसी को कोई संकट ना हो, ये शब्द यहाँ पे बहुत खतरों से भरा हुआ है। यानी समतामूलक समाज है, वहां पे कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी तरफ आदिवासियों के बारे में जो नए डिस्कोर्स पैदा हुए हैं, उनसे ये निकल करके आ रहा है कि जैसे दलितों की बहुत खराब स्थिति है, ऐसे आदिवासियों की बहुत खराब स्थिति है, आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा है, आदिवासियों की ये संकट है, वो संकट है, आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, राजनीतिक संकट, तमाम तरह के संकटों का जिक्र होता है। आदिवासी समाज की सच्चाई इन दोनों अतिवादों के बीच में कहीं छिपी हुई है। इन दोनों रोमानी नजरियों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। आदिवासी समाज से भी आपको साक्षात्कार करना पड़ेगा, आदिवासी साहित्य से भी साक्षात्कार करना पड़ेगा, और आदिवासी समाज से साक्षात्कार करने में आदिवासी साहित्य आपकी मदद करता है। इसलिए हम आदिवासी साहित्य में समझता हूँ समाज विज्ञानों से एक कदम आगे अपनी भूमिका रखता है, ज्यादा महत्व रखता है। अब बात करें अगर आदिवासी को लेकर के जो धारणाएं विकसित हुई है, जब मैंने अपनी बात शुरू की, जो हमारी समझदारी है, हमारा इतिहास बोध है, वो कैसे निर्मित हुआ। आप देखेंगे कि पिछले सत्र को आपने देखा, आदिवासी संबंधी आप पुस्तकें पढ़े, आप लेख पढ़े, लोगों की बातचीत सुने, तो बहुत बार मैं बहुत संक्षेप में अवधारणा पर भी बात करूंगा कि बहुत बार नाम में बहुत कुछ रखा होता है। शेक्सपियर ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। जब कोई आदिवासी कहता है, जब कोई जनजाति कहता है, जब कोई वनवासी कहता है, तो इन सारे अर्थ बदल जाते हैं। किसी भी समुदाय के प्रति स्त्री के बहुत सारे पर्यायवाची, लेकिन स्त्री को हम जब अलग अलग नामों से पुकारते हैं तो उससे हमारी मानसिकता का पता चलता है कि उस समुदाय के प्रति हमारी मानसिकता क्या है। ऐसे आदिवासियों के बारे में जब कोई जनजाति पद का प्रयोग करता है तो
सा भाव होता है कि चलो रिजर्वेशन है, इनको जनजाति है इसलिए इनको चलो ठीक है, ये कोने में बैठा। जब कोई आदिवासी कहता है उसका अलग मतलब होता है, जब कोई वनवासी कहता है उसका अलग मतलब होता है। और इसकी शुरुआत आप जो एक अंग्रेजी में शब्द चलता है ट्राइब। साथियों, ट्राइब का बहुत संविधान में भी इस्तेमाल हुआ है, राजनीति में भी इस्तेमाल होता है और समाज में भी इस्तेमाल हो रहा है और हमारे एकेडमिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत खतरनाक शब्द है। आदिवासियों के बारे में सबसे पहले जिन लोगों ने सोचना शुरू किया, जिन लोगों ने अपने अध्ययन किए, वो सब उपनिवेशवाद के दौर में हुआ। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के अधिकांश देशों पर अपना शासन जब काबिज किया तो अंग्रेजों की पढ़ने लिखने की आदत थी। पढ़ने लिखने की आदत के तहत वो बहुत सारे उन्होंने अध्ययनकर्ताओं ने, जो मानव शास्त्री थे, नृतत्व शास्त्री थे, उन्होंने ऐसे कबीलों की पहचान की, ऐसे सामाजिक समूहों की पहचान की जो उनके हिसाब से लगभग एक जैसी स्थितियों में रह रहे थे। उन एक जैसे स्थितियों में रहने वाले समुदायों को उन्होंने सम्मिलित रूप में ट्राइब कहना शुरू किया, प्रिमिटिव बैंड कहना शुरू किया। जब उन्होंने ट्राइब कहा या प्रिमिटिव बैंड कहा तो उसकी व्याख्या करते वक्त उपनिवेशवादी अध्येताओं ने उनको अपने से थोड़ा कम करके आंकने की कोशिश की। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी समुदाय या कोई भी जिस तबके का को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो दूसरे तबके की व्याख्या करता है तो वो प्रतिमान उसके अपने तबके के होते हैं। हमारे प्रतिमान, सौंदर्य का हमारा प्रतिमान, एक अच्छे व्यक्ति का हमारा प्रतिमान, कौन अच्छा व्यक्ति है? तो हमारे अच्छे व्यक्ति के प्रतिमान आजकल इतना ज्यादा हो गया कि जो पैसे वाला वो अच्छा व्यक्ति है, हम उसी से मित्रता करना पसंद करते हैं। ये हमारा प्रतिमान, लेकिन ये कोई सार्वभौमिक प्रतिमान नहीं है। ये उपनिवेशवादी अध्ययनों की समस्या थी और एक बड़ी सीमा थी कि उन्होंने अपने प्रतिमानों से आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि असभ्य है, बर्बर है और हिंसक है। ट्राइब शब्द जिससे निकल करके आया प्रिमिटिव बैंड के पर्याय के रूप में, तो आदिवासियों को उपनिवेशवादी अध्येताओं ने सबसे पहले हिंसक, बर्बर और असभ्य करार देने के लिए ट्राइब शब्द का इजाद किया। ये बहुत खतरनाक शब्द है, शब्दों के प्रयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर सवाल उठता है कि दूसरे उसके समानांतर और कौन से शब्द है? एबॉरिजिनल चलता है, इंडिजिनियस चलता है, भारत में आदिवासी चलता है और एबॉरिजिनल और इंडिजिनियस का अगर अनुवाद करें तो देशज भी चलता है। चूंकि मुझे आदिवासी साहित्य में बोलने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं बहुत गहराई में इन शब्दों के इतिहास पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया के जो आदिवासी है, जो दुनिया भर के मूल निवासियों के वंशज है, जो आदिम अवस्थाओं में, एक सवाल ये भी उठता है कि आदिवासी किसका पर्याय है? आदिवासी का माने क्या? जो आदिम अवस्थाओं में आज भी रह रहा है या जो यहाँ का आदि निवासी है। तो आज आदिवासियों की स्थिति बदली है, इसलिए आज आदिम अवस्थाओं में रहना उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन आदिवासी उस भिन्न संस्कृति का द्योतक है जो तथाकथित मुख्य धारा, तथाकथित सभ्य समाज से स्वयं को अलग करती है कई मायनों में, जो मुख्य रूप से प्रकृति को अपना आराध्य मानती है और जिसके प्रतिमान, जिसकी सांस्कृतिक विरासत, जिसकी परंपराएं लगभग पूरी तरह भिन्न है। और जो यूनेस्को ने परिभाषा दी, यूनाइटेड नेशंस ने इसको लेकर के कई सारे अध्ययन किए। उन अध्ययनों में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगातार इस बात को रेखांकित किया कि किसी भी बदलते हुए समाज को परिभाषाओं में नहीं बांधना चाहिए, नहीं बांधा जा सकता। इसके बाद भी हम अगर परिभाषित करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस रूप में परिभाषित किया कि उपनिवेशवाद से पूर्व जो समुदाय जंगलों में निवास करते थे, जिनकी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था थी, एक अलग तरह का जिनकी संस्कृति थी, इस तरह से बहुत सारे आयामों को रेखांकित करते हुए काम चलाओ परिभाषा संयुक्त राष्ट्र ने दी। और लेकिन ये बात रेखांकित थी कि ये कोई अंतिम परिभाषा नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रों में उपनिवेशवाद रहा ही नहीं, उसमें समस्याएं हैं। लेकिन जो नाम की बात है तो उसमें हम ट्राइब को हमको जिस तरह से खारिज करना पड़ेगा, उसी तरह से वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत सारे हमारे साथी आजकल राजनीतिक संगठनों में भी, सामाजिक संगठनों में भी, कि हम वनवासियों को उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही वनवासी शब्द भी बहुत खतरनाक है, जंगली या वनवासी कहना है।
200 साल पहले इतना खतरनाक नहीं था जितना आज ये खतरनाक है। वनवासी वो लोग कहते हैं जो पूरी सभ्यता को, संस्कृति को हिंदू नजरिए से देखना चाहते हैं। फिर उनके प्रतिमान भी हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता से आए हैं। वो खुद को सभ्य और आदिवासियों को असभ्य साबित करने के लिए वनवासी पद का उपयोग करते हैं। और जब किसी को आप असभ्य कहेंगे तो जाहिर सी बात है आप सभ्यता का ठेका भी ले लेंगे कि हम सभ्य बनाएंगे। और जिसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी है, अब बहुत तेजी से चल रहा है। पुलिस जी के उपन्यास सहराना में इस प्रक्रिया को बताया गया कि कैसे आदिवासी हिंदू संस्कृति से भिन्न है और हिंदू संस्कृति कैसे आदिवासी इलाकों में अतिक्रमण कर रही है, उनको जबरदस्ती अपने फोल्ड में लाने की, अपने विशाल छाते में लाने की कोशिश कर रही है, जो ढेर सारी गैर बराबरी से भरा हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहे अगर नाम संबंधी पूरी परिचर्चा को, तो आदिवासी, इंडिजिनियस और एबॉरिजिनल, देशज, ये सब पर्याय से महसूस होते हैं, इनमें ज्यादा पृथकता नहीं। लेकिन वनवासी, जंगली, असभ्य, बर्बर, ट्राइब, ये सब बहुत खतरनाक शब्द है, इसलिए इनका प्रयोग हमें बंद करना पड़ेगा। आदिवासी शब्द में एक आंदोलन धर्मिका है। जनजाति शब्द संविधान की श्रेणी को व्याख्यायित करता है, लेकिन जनजाति का कोई मायने नहीं है, क्योंकि आदिवासियों में हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं है, इसलिए जनजाति और जाति शब्द हमेशा मूलक है। जहां तक संवैधानिक अधिकारों की बात है, वहां तक जनजाति आपका साथ देता है, लेकिन जनजाति किसी विशेषता को रेखांकित नहीं करता, इसलिए जनजाति शब्द भी प्रॉब्लमेटिक है। आदिवासी शब्द में जो आंदोलन धर्मिता है वो तमाम बाकी शब्दों में नहीं है। और एबॉरिजिनल और इंडिजिनियस जिनको कहते हैं, वो दुनिया भर में ऐसे समुदाय हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। बुनियादी समझदारी के साथ, इस इतिहास बोध के साथ हम अपनी अगर बात शुरू करें तो शायद हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आदिवासी साहित्य को भी ठीक से परख पाएंगे, क्योंकि आदिवासी साहित्य में अभी सवाल उठने लगा है कि आदिवासी साहित्य क्या, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे। साथियों, कुछ लोग आदिवासी साहित्य का इतिहास बताते वक्त कहते हैं कि स्त्रीवादी साहित्य है, दलित साहित्य है, उसके बाद अभी पिछले 5-10 सालों में आदिवासी भी शिक्षित हुए, वो भी लिखने लगे, वो आदिवासी साहित्य। क्या आपको लगता है आदिवासी साहित्य की परंपरा बस 5-10 साल पुरानी है? जो मानव विज्ञानी आदिवासी इलाकों में अध्ययन करते हैं, जिन्होंने किया है, उनका अध्ययन पढ़े, तो आदिवासी समाज में, चूंकि हम अपने प्रतिमान थोपते हैं हर जगह, इसलिए हमने यहाँ भी थोप दिया कि भाई राजकमल से अगर किताब छपी है तो हम उसको साहित्य मानेंगे, बाकी को हम नहीं मानेंगे। ये हमारी समस्या है, ये हमारा दायरा है जहां से हम सोचते हैं। आदिवासी समाज में साहित्य की मौखिक परंपरा बहुत लंबी, हजारों साल पुरानी। और जहां तक लिखित परंपरा का सवाल है, लिखित परंपरा भी कम से कम 150 साल पुरानी। उत्तर पूर्वी भाषाओं में, स्वयं संथाली में लगभग 150 साल पहले आदिवासियों ने लिखना शुरू कर दिया था, और वो छप करके आने लग गया था, उन्होंने अपनी लिपियां विकसित कर दी। लेकिन चूंकि उस पूरी मौखिक परंपरा को आदिवासी साहित्य की पृष्ठभूमि से, आदिवासी साहित्य की परंपरा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो समकालीन आदिवासी साहित्य है वो उससे प्रेरणा लेता है, वो उससे एक आप कह सकते हैं उसके बैकग्राउंड के रूप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी नींव की तरह भूमिका हुआ है, जिसपे ये विशाल इमारत खड़ी है। तो उससे अलग करके आप समकालीन आदिवासी साहित्य को नहीं समझ सकते। वो पूरी मौखिक परंपरा और 150 साल की लिखित परंपरा, वो सबको आपको शामिल करना पड़ेगा। आदिवासियों को जो बुनियादी सवाल है आदिवासी साहित्य की पहचान करते वक्त, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी वकालत करता है और हिंदुस्तानी अकादमी से एकेडमिशियन और जो हमारे राजनीतिक जो उसको लगातार नकारते रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ में खड़ा होता है, उसकी वकालत करता है। 1993 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि देशज लोगों के वर्ष के रूप में मनाएं, जैसे मनाता है हर वर्ष कुछ न कुछ समुदाय को केंद्रित करके, किसी मुद्दे को केंद्रित करके संयुक्त राष्ट्र संघ सेलिब्रेशन करता है। उस वक्त जेनेवा में हुए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी मूल निवासी, कोई भी आदिवासी नहीं है, इस देश के सभी लोग मूल निवासी हैं।
साथियों इसकी वजह ये थी कि एक तो मुख्यधारा के मीडिया में, मुख्यधारा की राजनीति में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से आदिवासियों के, आपने देखा होगा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, कैसे कौन किसको रिप्रेजेंट करने के दावे कर रहा था, कौन असल में रिप्रेजेंट कर रहा था। क्योंकि आदिवासी वहां अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, इसलिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने, जो सम्रांत वर्ग के थे सभी, उन्होंने इस बात से नकार दिया कि यहाँ पे किसी के साथ कोई शोषण होता है, कोई भेदभाव होता है, या कोई यहाँ का मूल निवासी भी है। मानव विज्ञान की तमाम अध्ययनों को उन्होंने नकार दिया, जबकि ये सच्चाई है, हिंदुस्तान की सच्चाई है, आपके आसपास की सच्चाई है। आप यहाँ से थोड़ा आगे चले जाएं, आपको भीलों का इलाका मिलेगा। आप राजस्थान के इलाके में तमाम, पूरे झारखंड को देख ले, आप दक्षिणी राजस्थान को देखें, आप छत्तीसगढ़ को देखें, उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों को देखें, और इतनी बड़ी जन समुदाय को, 10 करोड़ की आबादी को हमारे रहनुमाओं ने नकार दिया। इसकी एक और दूसरी बड़ी वजह, चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़ा होता है, और भारत सरकार ने भी आजादी के वक्त जब संविधान निर्माण हो रहा था, जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों का पक्ष लेकर के खड़े थे, तो उनको एक वादा किया था, आदिवासी स्वशासन का वादा, आदिवासी आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़े होने का वादा। ठीक है, अभी आप हिंदुस्तानी इस मुल्क में शामिल हुए, लेकिन आपकी आदिवासी आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है कि हम इस विधान में रहते हुए अपनी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था विकसित करेंगे, अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कृति को विकसित होने का पूरा मौका देंगे, और अपने ढंग से अपना विकास करेंगे। आपके विकास के मॉडल को हम नहीं मानते। नेहरू ने उनसे वादा किया था, जयपाल सिंह मुंडा से, जिसको नेहरू के अनुयायी ने, उनकी पार्टी ने कब छोड़ दिया है, एक किनारे में डाल दिया, लोग भूल भी चुके, स्वयं आदिवासियों को नहीं पता इस बारे। आदिवासी साहित्य की जब बात आती है, खासतौर पर समकालीन आदिवासी साहित्य की बात आती है, जिस तब से जब बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हुई है, तो उसकी एक सीमा रेखा हम 90 के आसपास से खींच सकते हैं, जब नई आर्थिक नीतियां आई। नई आर्थिक नीतियों की वजह से आदिवासियों के जल जंगल जमीन से आगे जाकर के उनके जीवन को दांव पे लगा करके एक विकास का खेल खेला जाना शुरू हुआ। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, किसके लिए डेवलपमेंट, किसका विकास? देश की जीडीपी बढ़ेगी। कोई समझाया आदिवासियों को जीडीपी का मतलब क्या है, और इससे उनके जीवन का कोई संबंध है या नहीं? कोई घोटाला होता है, कभी कोयला घोटाला होता है, कभी कोई पेट्रोलियम घोटाला होता है, लोग ये देखते हैं अच्छा किसकी भूमिका है, कांग्रेस की भूमिका है, बीजेपी की भूमिका है, और कुछ नए दल की भूमिका हो जाएगी, स्थानीय दल। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उन घोटालों की प्रक्रिया में जिन खदानों को आवंटित किया गया, उन खदानों को आवंटित करने की प्रक्रिया में कौन विस्थापित हुआ, किसकी जमीनें गई? लाखों की तादाद में आदिवासी विस्थापित हो गए। लेकिन वो कहीं विमर्श के दायरे में नहीं है वो सारे सवाल, क्योंकि मीडिया में आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं, उनकी बात कहने वाला कोई नहीं। हम लोग नारे बड़े देते हैं, उनकी वकालत करने की बात करते हैं, लेकिन जब आदिवासी संघर्षों की बात होती है तो हम भी कहते हैं नहीं, इस आंदोलन के साथ खड़ा नहीं हो सकता, इसको हम नहीं जानते हैं, हमें परिचय भी नहीं अधिकांश आंदोलन। ये जो नए तरह का शोषण शुरू हुआ नई आर्थिक नीतियों के बाद से, तो जाहिर सी बात है किसी समुदाय का शोषण होगा, उसकी अस्मिता और अस्तित्व पे सवाल खड़ा होगा, तो उसका प्रतिरोध भी करेगा। आदिवासियों ने उसका प्रतिरोध भी शुरू किया, और प्रतिरोध पहले से था। जब दिखुओं ने, जब बाहरी लोगों ने आदिवासी इलाकों में हस्तक्षेप किया, आदिवासियों के जो एक स्वतंत्र जीवन था उसमें दखल किया, तो आदिवासियों ने उसका प्रतिरोध किया। लेकिन 90 के बाद से जो दखल शुरू हुआ, बहुत खतरनाक ढंग से जो दखल शुरू हुआ, उसका प्रतिरोध भी राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। पहले छोटे छोटे स्तर पर, क्योंकि संचार नहीं था आदिवासियों के बीच में, आपस में कोई इतना मेल मिलाप नहीं था, एक दूसरे इलाकों में आवागमन के इतने साधन भी नहीं थे। अब जो 90 के बाद से शोषण शुरू हुआ है, इसका प्रतिरोध राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। आदिवासी एक दूसरे से संगठित होने लगे, मिलने जुलने लगे, एक दूसरे के दुख दर्दों को समझने लगे,
और इस विद्रोह के स्वरूप जो रचनात्मक ऊर्जा निकली उसको हम आदिवासी समकालीन आदिवासी साहित्य कह सकते हैं। 90 के बाद के जो नई आर्थिक नीतियों की वजह से आदिवासी जब उजड़ रहा है तो उस पर एक तरफ आर्थिक हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ सांस्कृतिक हमले भी हो रहे थे जो अभी भी जारी है। आदिवासियों के धर्म के नाम पर या हिंदू में टिक करा देते हैं या अन्य में टिक करा देते हैं। जिनकी 5 लाख की आबादी है उनके लिए कॉलम है हर फॉरम में, लेकिन जिनकी 10 करोड़ की आबादी है उनके लिए कोई कॉलम नहीं है। या तो आप हिंदू या ईसाई हो या अन्य। क्यों भाई? आप किसी भी आदिवासी का 100 साल पुराना इतिहास किसी का भी उठा के देख लीजिए, जो आज बहुत विकसित हो गए उनका भी इतिहास उठा कर देख लीजिए, हिंदू संस्कृति से उनका कोई संबंध नहीं रहा है। अगर रहा है तो विरोध का संबंध रहा है, प्रतिरोध का संबंध रहा है। आदिवासियों ने अपने हकों की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू किया और उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति साहित्य में भी की, जिसमें से आर्थिक शोषण की खिलाफत की गई, जिसमें सांस्कृतिक वर्चस्व की खिलाफत की गई, जिसमें अपनी परंपरा और संस्कृति की पहचान की गई, अपनी भाषाओं और अस्मिता की रक्षा का सवाल उठाया गया। इन्हीं सबसे मिलकर समकालीन आदिवासी साहित्य बनता है। उसके प्रश्न मूल रूप से 2 भागों में विभाजित हैं। एक उपनिवेशवाद के दौर की कुछ कहानियां लेकर के कुछ उपन्यासकार आए हैं, कुछ कहानीकार आए हैं, कुछ कविताएं भी है कि उपनिवेशवाद के दौर में किस तरह से अंग्रेजों ने और भारतीय सामंतों ने दोहरा शोषण किया। जब हम पहले स्वाधीनता आंदोलन की बात करते हैं तो 1857 से शुरुआत करते हैं। 1855 के संथाल मूल को भूल जाते हैं और ढेर सारे पहाड़िया विद्रोह और तमाम आदिवासी विद्रोहों को भूल जाते हैं। क्योंकि इतिहास लिखने वाले हमारे समाज से नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो अपने समाज की कहानी कहते हैं। इतिहास कितना बायस है, कितना पूर्वाग्रह है आदिवासियों के प्रति। जो संघर्ष सिर्फ ब्रिटिश उपनिवेशवाद में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़े गए, किए गए जो संघर्ष, उनको राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन कहते हैं। और जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय सामंतवाद से दोहरे स्तर पर लड़ रहे, उनको स्थानीय विद्रोह कह करके या उनका जिक्र भी करते हैं। यानी इतिहास भी हमारा कितना पूर्वाग्रहपूर्ण है। एक नए इतिहास की हमको जरूरत है। आदिवासी साहित्य में वो इतिहास आता है और आप मानगढ़ के विद्रोह की कहानी देखिए। मानगढ़ के विद्रोह के बारे में मुझे लगता है 90 से पहले अधिकांश लोग नहीं जानते। 90 के बाद से और 2000 के बाद से कुछ उपन्यास आए, कुछ कहानियां आई, कुछ संस्मरण आए और वो लगातार इतना महत्व का विषय हो गया कि जब उसकी 100वीं वर्षगांठ बनती है तो उधर से गुजरात सरकार उस पर अपना दावा पेश करने की कोशिश करती है, इधर से राजस्थान सरकार अपना दावा पेश करती है वोटों के लिए। आदिवासी के वोट उनके पक्ष में आ जाए, आदिवासी जागरूक हो रहा है, अपनी परंपरा और इतिहास से परिचित हो रहा है। तो आदिवासी साहित्य में औपनिवेशिक भारत के तमाम विद्रोहों को केंद्र में रख करके रचनाएं की गई है, ये उसकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है जो आजाद भारत है, और आजाद भारत में भी उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आजाद भारत की 90 से पहले की स्थितियां और दूसरा 90 के बाद की। 90 की पहले की स्थितियां उसमें कम साहित्य है लेकिन फिर भी है, और जो 90 के बाद की स्थितियां जो नई आर्थिक नीतियों की वजह से आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण शुरू हुआ है, उसके खिलाफ भी काफी कुछ लिखा गया है। आदिवासी साहित्य की एक और अहम विशेषता है कि आदिवासी साहित्य अपनी संस्कृति और भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए तत्वों को बहुत प्रधानता के साथ में सामने लेकर के आता है। जो समानांतर चलने वाले स्त्रीवादी साहित्य और दलित साहित्य है, आप देखेंगे उसमें भाषा का सवाल कोई अहम सवाल नहीं है, और उसकी वाजिब कारण है। आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि कुछ दलित चिंतक अंग्रेजी की वकालत करते हैं या हिंदी से उनको कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, या अपनी किसी मातृभाषा से उनको कोई लगाव नहीं। इसकी वजह है हिंदी या उनकी उनकी कोई स्पेसिफिक मातृभाषा नहीं रही, और दूसरा जो मातृभाषाएं हैं या हिंदी है
उसने कभी उनको अपने पारंपरिक पेशों से मुक्ति दिलाने में या उस शोषण की पूरी व्यवस्था से लड़ने में कभी हथियार का कोई काम नहीं किया, कोई औजार की भूमिका नहीं निभाई। लेकिन आदिवासियों की भाषाएं आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासियों की मातृभाषाएं उनके उससे उनकी परंपरा का संबंध है, संस्कृति का संबंध है, इतिहास का संबंध है, उनकी स्मृति का संबंध है, उनकी ज्ञान परंपरा का संबंध है। आदिवासी का अस्तित्व जिन चीजों से परिभाषित होता है, भाषा भी एक अहम तत्व है। अगर आप भाषा को किनारे कर देंगे, हटा देंगे, तो आदिवासी की अस्मिता, उसकी पहचान अधूरी रह जाएगी। इसलिए मातृभाषाओं का सवाल आदिवासी साहित्य की केंद्रीय चिंता है। यूनेस्को के एटलस के बारे में कुछ लोग जानते हैं। यूनेस्को ने एक इंटरैक्टिव एटलस बनाया है जिसमें दुनिया की खतरे की स्थिति वाली भाषाओं को दर्शाया गया है। भारत में भी बहुत सारी भाषाएं खतरे की स्थिति में हैं। जितनी भी भाषाएं खतरे की स्थिति में, जो 5 श्रेणियां यूनेस्को ने बनाई, सारी की सारी भाषाएं आदिवासी समुदायों से संबंधित है। साथ ही भाषा का मरना उस पूरी ज्ञान परंपरा का मरना है, उस पूरी स्मृति का मरना है जिससे एक समाज समृद्ध होता है। एक समाज, और मैं कहूंगा कि जो तथाकथित मुख्य धारा का तथाकथित सभ्य समाज, उसकी तुलना में ज्यादा सभ्य समाज है। हम खुद को सभ्य कहते हैं। किस बात की सभ्यता? कि हम बेटी को पैदा होते ही मार देते हैं या दहेज के लिए हत्या कर देते हैं, इसलिए हम सभ्य हैं। हम जब भी मौका मिलता है तो घूस देते और लेते, इसलिए हम सभ्य हैं। यही हमारी सभ्यता है। चंद रुपयों के लिए किसी का कत्ल कर देते, यही हमारी सभ्यता है। या जो ढेर सारी गैर बराबरियों से भरा हुआ समाज और दम बढ़ता है कि हम सभ्य हैं, ऐसी सभ्यता आपको मुबारक हो। आदिवासी को ऐसी सभ्यता नहीं चाहिए। तो एक जो कम गैर बराबरी वाला, मैं ये नहीं कहूंगा कि आदिवासी समाज में कोई गैर बराबरी नहीं है, ऐसे किसी रूमानी आइडिया से मैं सहमत नहीं। खुद आदिवासी कवियों की कविताएं इस बात की द्योतक है, इस बात का एक जीवंत दस्तावेज है कि आदिवासियों में भी गैर बराबरियां हैं। लेकिन तथाकथित मुख्य धारा और तथाकथित सभ्य समाज की तुलना में बहुत कम है। उस पूरी सभ्यता का संदर्भ आदिवासी भाषाओं में छिपा हुआ है। इसलिए आदिवासी भाषाओं को बचाना, उस पूरी ज्ञान परंपरा को बचाना है। आदिवासी औषधियों का जो ज्ञान है, आप में से बहुत सारे लोग किसी रूमानी नजरिए से फिर नहीं गया। सच में आदिवासियों के पास में ऐसी औषधियों का, ऐसी चिकित्सा का पूरा एक अनुभव है, ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से वो अधिकांश बीमारियों का, जिनका हमारे विज्ञान भी, जिनका चिकित्सा विज्ञान भी हल नहीं खोज पाया, उनके पास में उन समस्याओं का हल है। लेकिन वो सारी चीजें खत्म होती चली जा रही है। इसलिए आदिवासी भाषाओं को बचाने का सवाल भी आदिवासी साहित्य में मुख्य रूप से आया है। आदिवासी साहित्य की एक और विशेषता है कि आदिवासी साहित्य दूसरी जो सहयोगी अस्मिताएं हैं, मुख्तलिफ अस्मिताएं हैं, उनके साथ में खड़ा होता है, उनकी लड़ाई के साथ में खड़ा होता है। स्वयं उसके अंदर जो गैर बराबरियां हैं उन पर खुल करके बात करता है। दलित साहित्य में समस्या आई, दलित साहित्य बड़े आंदोलन के रूप में उभरा, हिंदी में भी पूरी बहुत हलचलें हुई। लेकिन उसके 1 दशक बाद में, 2 दशक बाद में आजकल एक दलित स्त्रीवाद आ गया। क्यों आया दलित स्त्रीवाद? क्योंकि दलित साहित्य दलित पुरुषों का साहित्य बन के रह गया, स्त्री के सवाल उसमें नहीं उठाए गए। लेकिन आदिवासी साहित्य के आप रचनाकारों की सूची बनाए तो आप 10 में से 5 स्त्रियां पाएंगे, बल्कि ज्यादा ही पाएंगे। क्योंकि आदिवासी समाज में स्त्रियों की श्रम में बराबर की भागीदारी रही है। फिर से मैं कहूंगा, किसी ऐसे रूमानी नजरिए दोनों जगह की बराबर की भागीदारी रही है। इस वजह से आदिवासी साहित्य की विशेषता है कि आदिवासी साहित्य में स्त्रियों के सवाल भी बराबरी से आए हैं। और जहां तक दलितों के सवाल की बात होती है, आदिवासी जितना दलितों के बारे में जानते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में एक समभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। आदिवासी साहित्य में संस्कृति का सवाल, सौंदर्यबोध का सवाल एक अहम सवाल है। जब आदिवासी साहित्य की विशेषताओं की बात करते हैं तो आज जितने भी गैर आदिवासियों को निश्चित तौर पर आदिवासियों को लिखना चाहिए, लिख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज कमी जो दिखाई पड़ती है, गैर आदिवासियों ने अधिकांश आदिवासियों के आर्थिक सवालों को प्रधानता दी है, सांस्कृतिक सवालों को प्रधानता दी। एक उपन्यास आया पिछले वर्षों में, 2010 में आया,
पूरे हिंदी में पढ़ा हुआ है तो उसकी वाह असुरों के बारे में कितना अच्छा उपन्यास है। कोई मुझे उस उपन्यास में ये बताए कि संस्कृति के बारे में, असुरों की परंपरा के बारे में, असुरों के वर्तमान जीवन के बारे में उसमें क्या कुछ लिखा गया है। क्यों अपरिचय है, महत्व की वस्तु नहीं है उनके लिए महत्व की वस्तु है कि हाँ भाई फैक्ट्री है, उन्होंने बाहर से देखा, अच्छा फैक्ट्री है, इसकी वजह से आदिवासियों का विस्थापन हो गया, यही केंद्रीय सवाल है। ये भी एक सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक सवाल भी महत्वपूर्ण है, आदिवासी जीवन के मूल्य भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आदिवासी संस्कृति को और सभ्यता को अलग करते हैं। अगर हम उसकी पहचान नहीं करेंगे तो फिर आदिवासी साहित्य को भी ठीक से हम व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। पुनीत सिंह जी के उपन्यास में बहुत जब अंत होता है और एक आप कह सकते हैं कि नए दौर की शुरुआत का जो जिक्र है उसमें हम सांस्कृतिक हमलों का जिक्र है, इसलिए वो उपन्यास मुझे महत्वपूर्ण लगता है। इस सवालों के प्रति आदिवासी साहित्य धीरे धीरे सजग हो रहा है। ये सारे सवाल आदिवासी साहित्य में उठाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत अरावली घोष ने की, शुरुआत अखड़ा ने की, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, शुरुआत कुछ और आदिवासी संबंधी पत्रिकाओं ने की, लेकिन आज बहुत सारी पत्रिकाएं विशेषांक निकाल रही है, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। जरूरत है कि वो सारे रिसर्च, वो सारे प्रयास सही दिशा में जाए, हम आदिवासी साहित्य और समाज के बारे में सही समझ विकसित कर पाए, सही इतिहास बोध बना पाए, तभी आदिवासी साहित्य की जो मुहिम है, जो साहित्य का लक्ष्य है कि वो हमारी संवेदनाओं का विस्तार करता है, उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हम अपने जीवन में बहुत सीमित दायरे में रहते हैं, सीमित लोगों से मिल पाते हैं, सीमित समाजों के बारे में जानते हैं। साहित्य हमें अपने समाज से, अपने दायरे से बाहर ले जाता है, हमारी संवेदनाओं का विस्तार करता है। और इस मायने में आदिवासी साहित्य बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाला है, निभाना शुरू कर दिया है कि वो एक ऐसे संसार में हमें ले जाता है जिससे लगभग हम अपरिचित हैं, जिसके बारे में हमारे दिमाग में सिर्फ भ्रांतियां हैं। इतिहास की किताबें उठाए, मानव शास्त्र की किताबें उठाए या साहित्य की किताबें उठाए। इसलिए साथियों बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियां का भी मैं अगर संक्षेप में जिक्र करूं तो चूंकि आदिवासी जैसा हर जगह ये समस्या आती है कि उसको व्याख्यायित करते वक्त कौन अच्छा कौन रचनाकार है, कभी बात होती है कि आदिवासी साहित्य को ही सिलेबस में पढ़ाना चाहिए, तो जड़ से हिंदी के मठाधीश कहते हैं कौन है, हमें तो कोई नाम नहीं सुनाई पड़ता, कोई किताब नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि जिस दायरे में आप बैठे हुए हैं वहां से आपको दिखाई नहीं पड़ता। चश्मा आपने गलत नंबर का पहना हुआ, उसकी वजह से आपको दिखाई नहीं, आप उससे बाहर निकलिए। आदिवासियों के पास न प्रकाशन है, न पुरस्कार है, न पाठ्यक्रम है, वो इनसे दूर है। अगर आप आदिवासियों के प्रति सच में चिंतित है तो आप आदिवासियों को अपनी गोष्ठियों में लाइए, जो आदिवासियों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं उनको आदिवासियों के बीच में जाना चाहिए, आदिवासी संबंधी रचनाओं की पहचान करनी चाहिए और पूरे आदिवासी संबंध से एक संवाद स्थापित करना चाहिए। और साहित्य निश्चित तौर पर इसमें एक ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है। बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि आदिवासी हिंदी आदिवासी की मातृभाषा नहीं है, इसलिए भी थोड़ा संकट है, लेकिन आदिवासी हिंदी में भी हमें जिस तरह से आदिवासियों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हिंदी में लिखे, वैसे हमें भी खुद को आत्मालोचन करते हुए आदिवासी की भाषाओं को सीखना चाहिए, उनसे संवाद करने के लिए उनके बीच में जाना चाहिए। इन चुनौतियों के साथ में आदिवासी साहित्य अपने लक्ष्य जो एक संवाद बनाने की स्थिति है, जिसके माध्यम से हम आदिवासी समाज के बारे में जान पाएंगे और शायद विकास का सही मॉडल अपना पाएंगे। जो मतलब विकास विकास विकास, लेकिन किसके लिए विकास, कैसा विकास? एकदम आसपास जीडीपी बढ़ गई लेकिन लोग मरी से मर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे विकास का क्या करेंगे? लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। इसका मतलब विकास का सही मॉडल अपनाने की जरूरत है और विकास में सांस्कृतिक सवालों को भी महत्व देना पड़ेगा। आदिवासी विस्थापन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके गांव में एक बीघा जमीन थी, उस एक बीघा जमीन की जगह आपको एक कमरे का 2 कमरे का फ्लैट दे दिया, आपको भी आपको मुआवजा दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिए। वो 2 लाख रुपए आप कितने दिन चलाएंगे? उस फ्लैट में आप रहेंगे, आपका वो आदिवासी पड़ोस जिसे आपकी पहचान निर्मित होती है, वो जल जंगल जमीन पहाड़ नदियां, वो भाषा, वो संस्कृति, वो कहां से लाएंगे? वो इस फ्लैट में विकसित नहीं हो सकती। पकड़ लो। एक दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी दर्शन क्या है, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने
जो लोग फेसबुक पे जुड़े आदिवासी साहित्य नाम से एक पेज बनाया हुआ, उसमें जोड़ना चाहिए आदिवासी साहित्य, अंग्रेजी में आदिवासी लिटरेचर। जब मुआवजे की बात आई तो एक आदिवासी से कहा गया कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सबको एक कमरा दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर, तो आपके परिवार में हमारे हिसाब से 6 सदस्य हैं। तो उसने कहा नहीं, हमारे परिवार में तो 366 सदस्य हैं, नहीं हमारे आंकड़ों में तो आप 6 सदस्य हैं। तो फिर आदिवासी ने बताना शुरू किया गलत लिखा है, मैं बताता हूँ, तुम लोग अपना हिसाब किताब सही करो। हम बूढ़ा बूढ़ी लोग, हमारे 3 बच्चे, जो परिवार बताया उसके बाद में 34 मुर्गी, 28 बतख, 42 सुअर, 2 कुत्ते, 16 बकरियां, 6 भैंस भैंसा, 4 उनके बच्चे, अमरूद के गाछ पर 18 तोतों का जोड़ा, आम के पेड़ पर 67 बालिग नाबालिग मैना सतुए और 14 वृक्षों पर 208 परिंदे। ये आदिवासी का जीवन है जिसमें सिर्फ हम हमेशा मानवीयता की बात करते हैं, मानवीयता की बात करते हैं, बाकी प्राणियों के लिए कुछ भी नहीं। पेड़ काटो, पशु पक्षियों का हनन करो, जो भी कर सकते हो आप, बस विकास चाहिए। क्या करो, कैसे विकास? इसलिए आदिवासी समाज से जब तक आदिवासी दर्शन से आपका परिचय नहीं होगा, मुझे लगता है आदिवासी साहित्य सही दिशा नहीं ले पाएगा। इसलिए जरूरत है आज अपनी विकास की दिशा में बढ़ते, जो आदिवासी का एक वैकल्पिक मॉडल है उसको समझने की, उसको अपने साथ में एक संवाद की स्थिति में लाने की, तभी मुझे लगता है कि आदिवासी साहित्य या कोई साहित्य मात्र जो संवेदनाओं के विकास का द्योतक जिसको हम मानते हैं, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। आदिवासी साहित्य के बारे में इसकी सही समझ निर्माण करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर